हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बीएसटी पेपर का 31 से 65 तक ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। यह बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल निकाला गया था उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसका पार्ट 1 मैंने पहले ही 1 से 30 तक समझाया था। फिर मैं 31 से 65 तक बताने जा रहा हूँ। इससे मॉडल से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। 1 से 2 बार देखने के बाद आपको लगेगा जी यह हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला 31 कौन सा है। निम्नलिखित में से संदेश वाहन माध्यम का उदाहरण कौन सा है। यानी आप जो कम्युनिकेशन करते हो वो कैसा कम्युनिकेशन होता है। लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या लिखित मौखिक दोनों हो सकता है। तो यहाँ इसका आंसर हम लोग सी विकल्प देंगे। यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी विकल्प, रिटन एंड ओरल, यानी लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग 32 पर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। निम्नलिखित में से संदेश वाहन का प्रकार कौन सा है। यानी संदेश वाहन औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, या ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लें इसका आंसर ए और बी ये दोनों जो है, औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक, तो आंसर सी इसका हो जाएगा, ए बी दोनों। निर्देशन है, तो निर्देशन क्या है। अनिवार्य है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या समय की बर्बादी है। तो आप ये जान लें इसका आंसर ए हो जाएगा, अनिवार्य है। टेलर किस वर्ष में श्रमिकों से इंजीनियर बने थे। टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के कौन थे, जन्मदाता। इन्होंने कब एक श्रमिक से इंजीनियर बना, तो वो है शायद 1884 ईस्वी में इन्होंने श्रमिक से इंजीनियर बना था। वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है। तो आपको जान लें जो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा निकाला गया था वैज्ञानिक प्रबंध, तो वो उसके अंतर्गत कौन सा अध्ययन नहीं आता। गति अध्ययन आता है, समय अध्ययन आता है, थकान अध्ययन आता है, लेकिन लाभ अध्ययन नहीं आता। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है, तो लाभ अध्ययन नहीं किया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संदेश वाहन के माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन किस माध्यम से हो सकता है। पत्र के माध्यम से हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम हो सकता है, ईमेल के माध्यम हो सकता है, इनमें से सभी। अर्थात यहाँ पर आंसर जो होगा इसका इनमें से सभी, यानी डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार अफवाहें फैलाता है। तो संचार अफवाह कौन फैलाता है, औपचारिक, तो जी नहीं। लिखित नहीं, इनमें से सभी। ग्रेप वाइन, इसका आंसर ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन संदेश वाहन जो है वह ज़्यादा अफवाह फैलाता है। अंगूरी लता संदेश वाहन। नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की होती है। नियंत्रण की प्रकृति सकारात्मक पहलू होती है, नकारात्मक पहलू होती है, इनमें से दोनों, तो दोनों होती है। नियंत्रण प्रबंधन का कार्य है। नियंत्रण प्रबंधन का कार्य कौन सा, पहला कार्य नहीं, अंतिम कार्य, तो जी इसका आंसर ये हो जाएगा और ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर नियंत्रण प्रबंधन का अंतिम कार्य है। नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण किसके लिए, लघु उपक्रम के लिए नियंत्रण आवश्यक है, लघु उपक्रम के लिए,
मध्यम उपक्रम श्रेणी के उपक्रम, बड़े आकार वाले के लिए, इन सभी के लिए। तो नियंत्रण सभी के लिए जरूरी है, नियंत्रण सभी के लिए। वैसे तो बड़े आकार वाले उपक्रमों के लिए होना चाहिए, लेकिन नियंत्रण में सभी के लिए जरूरी होता है। नियंत्रण प्रबंधन का पहलू है। नियंत्रण प्रबंधन का कौन सा पहलू है? फिजिकल पहलू है कि मेंटल है कि थ्योरिकल है कि प्रैक्टिकल है? तो आप यह जान लें, नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है, यानी प्रैक्टिकल पहलू है। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। नियंत्रण का कभी भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, इसका हमेशा अपोज ही होता है। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं विरोध, आंसर इसका विरोध हो जाएगा। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। एक संगठन का नियंत्रण करना कौन सा कार्य है? आगे देखना, पीछे देखना, आगे के साथ साथ पीछे देखना, ये इसका विकल्प हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखें वित्त व्यवस्था निर्णय से क्या प्रभावित होता है। तो वित्त व्यवस्था निर्णय से अंशों का बाजार मूल्य, पूंजी लागत, ए बी दोनों। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा दोनों, ए बी दोनों, ये इसके विकल्प में चले जाएं। वित्त व्यवस्था निर्णय से प्रभावित होता है अंशों का बाजार मूल्य, पूंजी की लागत, या दोनों, तो दोनों हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में से वित्तीय निर्णय कौन सा है? तो निम्नलिखित में से वित्तीय निर्णय कौन सा है? निम्नलिखित में से वित्तीय निर्णय कौन सा है? विनियोग निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय, लाभांश निर्णय, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पर इसका डी विकल्प हो जाएगा, उपरोक्त सभी। स्वामी पूंजी में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो स्वामी पूंजी में समता पूंजी शामिल किया जाता है, प्रतिधारित लाभ शामिल किया जाता है, पूर्वाधिकारी से, ये दीर्घकालीन वाला, ये इसका बेहतर विकल्प होगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। दीर्घकालीन कोष में क्या शामिल नहीं है? दीर्घकालीन कोष में समतांश, लाभांश, पूर्वाधिकार अंश या दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन कोष में क्या शामिल नहीं है? तो लाभांश इसका विकल्प हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, लाभांश। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश का भुगतान है। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश का भुगतान अनिवार्य है, कंपलसरी है लाभांश का भुगतान। कंपनी के मूल्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? कंपनी के मूल्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? पूंजी लागत का, अंशों का बाजार मूल्य, ए बी दोनों। यहाँ पर इसका विकल्प ए बी दोनों हो जाएगा। चालू संपत्ति वे संपत्तियां हैं, चालू संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है 1 वर्ष के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 1 वर्ष के अंदर। 6 महीने के अंदर गलत, 1 से 3 वर्ष के बीच गलत, 3 से 5 ये गलत, ये इसका सही विकल्प होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत प्रतिधारित लाभ होता है। ऋण पत्र जी नहीं, समतांश जी नहीं, पूर्वाधिकार जी नहीं, प्रतिधारित लाभ इसका सबसे सस्ता स्रोत। कार्यशील पूंजी की क्यों आवश्यकता होती है? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए होता है। भूमि क्रय जी नहीं, मशीन भवन क्रय जी नहीं, मशीन क्रय जी नहीं, दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्ति में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा चालू संपत्ति में शामिल? रोकड़ ये है, स्टॉक है, देनदार है, यानी दीर्घकालीन विनियोग, ये इसका विकल्प बेहतर विकल्प हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। किन विनियोग निर्णयों को परिवर्तन करने में कठिनाई होती है? किन विनियोग निर्णयों? तो अस्थायी पूंजी निर्णय, कार्यशील पूंजी निर्णय, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किन विनियोग निर्णयों को परिवर्तन करने में? तो अस्थायी पूंजी निर्णय में, फिक्स कैपिटल डिसीजन में थोड़ा सा हम लोगों को कठिनाई महसूस होता है, यानी इसका विकल्प कार्यशील पूंजी निर्णय। तो किन निर्णयों को परिवर्तन करने में? तो अस्थायी पूंजी निर्णय में, फिक्स्ड वाले में ज़्यादा थोड़ा समस्या उत्पन्न होती है। किस प्रकार के संगठन में अचल संपत्तियों में निवेश आवश्यक है?
किस प्रकार के संगठन में अचल संपत्तियों में निवेश करना कठिन है? व्यापार, विनिर्माण या ए बी दोनों? तो ए बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखते हैं वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख अंग कौन सा है? तो वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख अंग वित्तीय बाजार है, यानी फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज यानी वित्तीय प्रतिभूतियाँ, ऑल ऑफ द इनमें से सभी, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो है हम लोग यहाँ पर उपरोक्त सभी देंगे वित्तीय व्यवस्था के प्रमुख अंग में। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय परिसंपत्तियों में किसे सम्मिलित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन वित्तीय परिसंपत्तियों में किसे सम्मिलित किया जाता है? अंश को, ऋणपत्र को, ट्रेजरी बिल, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय परिसंपत्तियों में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो शेयर को, डिवेंचर को, ट्रेजरी बिल को, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी इसमें से ये डी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शून्य कूपन बॉन्ड की श्रेणी में आता है? शून्य कूपन बॉन्ड, निम्नलिखित में से जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड के अंतर्गत में यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रपत्र यहाँ हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग सेंसेक्स में कितनी कंपनियाँ आती है? तो सेंसेक्स में 30 कंपनियाँ आती हैं। मुद्रा बाजार में व्यवहार किया जाता है? मुद्रा बाजार हमेशा अल्पावधि कोष में व्यवहार करता है। पूंजी बाजार में व्यवहार करता है? पूंजी बाजार हमेशा दीर्घावधि में व्यवहार करता है, दीर्घावधि कोष में व्यवहार किया जाता है। आगे हम लोग बताते हैं सेबी की स्थापना हुई थी। तो सेबी की स्थापना सन 1988 ईस्वी में हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है? स्कंद विपणी इन्वेस्टर की सुरक्षा करती है, विनिवेश करने वाले की सुरक्षा करते हैं, के हित की सुरक्षा। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। स्कंद विपणी के लिए सेबी की सेवाएं हैं ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक नहीं, अनिवार्य। तो स्कंद विपणी के लिए सेबी की सेवाएं अनिवार्य हैं। इस तरह से हमने 65 तक देखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, और यह दूसरे बच्चों को भी भेज दीजिए और अपने आप स्टेटस में इसे लगाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।